यदि तस्करों को अभियान की पहले से भनक भी लग जाए तो वे सबूत नष्ट करने के लिए नारकोटिक्स को पानी में फेंक सकते हैं। इन प्रदूषण नियंत्रक जलपोतों से भारतीय तटरक्षक के हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट किया जा सकता है। सेफ्टी और एसओपी फॉलो करते हुए तुरंत कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन से ALH मार्क 3 को लॉन्च किया गया। रात भर चले ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड ALH मार्क 3 ने बड़ी ही सफलतापूर्वक उस चाइनीज क्रू को उस जहाज से सेफली इवैक्यूएट किया। अरे ये आवाज कैसी? समुद्र की लहरों में ये शोर कैसा? मुझे पता है आप भी यही सोच रहे होंगे। मन को सुकून देने वाली इन लहरों के किनारों पर यानी कोस्टलाइन पर दुश्मनों पर लगाम लगाना जरूरी है। अपनी शक्ति को दर्शाना जरूरी है और जरूरी है उनके नापाक इरादों को ध्वस्त करना। इसीलिए यहाँ जरूरी है उन हीरोज के बारे में जानना जो करते हैं हमारे देश की 75-100 किलोमीटर से भी लंबी कोस्टलाइन यानी तटों की रक्षा। आप कभी किसी समुद्र के किनारे बैठेंगे ना, तो भले ही दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी दिखाई देता हो और सुकून भरी लहरों की ठंड महसूस होती हो, पर हमें पता है ये लहरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये शांति भंग भी हो सकती है। दुश्मन इन लहरों के रास्ते भी आ सकता है और ऐसे में जरूरी है कि हरदम चौकस और सजग रहना, ताकि दुश्मन जब कभी भी और जिस रूप में भी आए उसे शिकस्त दी जा सके। पर कैसे? मैं बताती हूँ। समुद्र के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ हो सकती है। नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो सकती है। इतना ही नहीं, सोने, हथियारों के साथ साथ कई बेशकीमती पदार्थों की स्मगलिंग भी हो सकती है। हमारे मछुआरों को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आगाह करने के साथ ही साथ उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का काम है भारत के तटरक्षकों का यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स का। नमस्कार, पॉडकास्ट रक्षा सूत्र सुन रहे हैं आप, जो है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट, और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। आज बात होगी उनकी जिनका दूसरा नाम है तट प्रहरी, जो करते हैं भारत के 75-100 किलोमीटर से भी लंबे समुद्र तट की रक्षा, जो दिन रात समुद्र की लहरों से लड़ने के साथ साथ दुश्मनों पर निगरानी रख उसे वहीं निस्तेनाबूद करने में समर्थ हैं। So let's hear the story of the unsung heroes of the Indian Coast Guard. अथाह समुद्र में दुश्मनों की बात करें तो ये कोई भी हो सकता है। कोई तस्करी नौका, समुद्री दस्यु, आतंकी और कभी कभी तो प्रकृति भी मानो दुश्मन बन जाती है। लहरें प्रचंड हो जाती हैं, मानो जो भी सामने आए उसे लील जाएं। समुद्र के आसपास विषम मौसम में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, बीच समुद्र किसी शिप या वेसल में आग लग जाए, या फिर कहीं कोई मछुआरा या टूरिस्ट समुद्र की लहरों में फंस जाए, तो ICG मेडिकल एड कैसे पहुंचाते हैं, समुद्र में बचाव अभियान कैसे चलाए जाते हैं, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कैसे करते हैं, ये हमें बताया DIG मुकुंद गुर्जर जी ने, जो चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर्स वेस्ट मुंबई में तैनात हैं। अगर हम मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू की बात करें तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन और मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन 1979 सारे राष्ट्रों को मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू के लिए दायित्व प्रदान करती हैं और एक मूल रूप ढांचा प्रदान करती हैं। पूरे विश्व में मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, ग्लोबल सर्च एंड रेस्क्यू प्लान और ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। भारत बतौर एक राष्ट्र इन दोनों कन्वेंशंस का पक्षकार है। इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन के लिए 3 MRCCs और 36 MRSCs कार्यरत है। MRCCs अर्थात मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर और मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर MRSC के द्वारा कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया जाता है, और ये MRCCs और MRSCs विभिन्न माध्यम से डिस्ट्रेस अलर्ट या सहायता के लिए सूचना प्राप्त करते हैं।
और सूचना मिलते ही सहायता को रिस्पॉन्ड करने के लिए भारतीय तटरक्षक के जहाज, हवाई जहाज की सहायता लेते हैं और अन्य एजेंसीज की सहायता लेते हैं। एमआरसीसीज, विदेशी एमआरसीसीज और बाकी मैरीटाइम एजेंसीज के साथ समन्वय और ऑपरेशनल कनेक्ट हमेशा बनाए रखती है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन 4.6 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें लाखों मर्चेंट शिप्स और फिशिंग बोट्स ऑपरेट करते हैं। साथ ही भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिसकी रखवाली का जिम्मा भी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स पर है। ऐसे में इतने विशाल समुद्र में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आप इनपुट मिलते ही कैसे ऑपरेशंस को पूरा करते हैं? अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप हमारे लिसनर्स को बता पाएं तो बेहतर होगा। मैं मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। 16 अगस्त 23 को एमआरसीसी मुंबई को जीएसी शिपिंग नामक एक कंपनी से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी का रिक्वेस्ट था। एक रिसर्च वेसल जो चाइना से यूएई जा रहा था और वो मुंबई से लगभग 120 या 130 माइल की दूरी पे था। तब सूचना प्राप्त होते ही वेसल के मास्टर को ये सजेशन दिया गया कि उस पेशेंट को तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। क्योंकि मानसून का समय था, तेज़ बारिश थी, सेफ्टी और एसओपी फॉलो करते हुए तुरंत कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन से ALH मार्क 3 को लॉन्च किया गया और रात भर चले ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड ALH मार्क 3 ने बड़ी सफलतापूर्वक उस चाइनीज क्रू को उस जहाज से सेफली इवैक्यूएट किया और दमन में लैंड करवाया। जी दोस्तों, आइए अब नारकोटिक्स की तस्करी पर कैसे नकेल कसी जा रही है इस बात पर भी गौर करते हैं, और इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कमांडर श्याम किशोर जी, जो वर्तमान में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय नॉर्थ वेस्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये मेरे लिए एंड आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनरिचिंग होगा कि आप नारकोटिक्स की स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन को कैसे अंजाम देते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स की 86 किलोग्राम की एक बहुत बड़ी खेप को, जो लगभग 600 करोड़ की लागत की थी, उसे पकड़ा गया। हमारे लिसनर्स को प्लीज बताएं कि ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देने में किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है आपको। नारकोटिक पदार्थों को तस्कर अपनी नावों में चतुराई से छुपा कर रखते हैं। तटरक्षक के बोर्डिंग दल का दायित्व बनता है कि वे उन छुपाए हुए नारकोटिक पदार्थों की गहराई से छानबीन करें और तस्करों पर नियंत्रण रखते हुए अवैध पदार्थों को जब्त करें। भारतीय समुद्री क्षेत्रों में नारकोटिक्स की तस्करी रोकने के लिए बड़े अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे अभियानों को करने में गोपनीयता रखने की बहुत आवश्यकता होती है। यदि खुफिया जानकारी को गोपनीय न रखा जाए अथवा अभियान में अप्रत्याशित चूक हो जाए तो न केवल अभियान असफल हो जाएगा, बल्कि यह काफ़ी जोखिम भरा भी हो सकता है। साथ ही यदि तस्करों को अभियान की पहले से भनक भी लग जाए तो वे सबूत नष्ट करने के लिए नारकोटिक्स को पानी में फेंक सकते हैं। नारकोटिक्स के तस्कर हथियार बंद हो सकते हैं और इस बात की संभावना बनी रहती है कि वो आक्रमण कर दें। हमारे अधिकारी तथा कार्मिक इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेंड और सक्षम होते हैं। भारतीय तटरक्षक के जलपोतों तथा वायुयानों की प्रभावी रूप से तैनाती की जाती है ताकि हमारे समुद्र के विस्तृत क्षेत्र के अधिकतम हिस्से पर निगरानी रखी जा सके। इतने विस्तार से हमें समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब इंडियन कोस्ट गार्ड के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कोस्ट गार्ड के आर्सेनल में 152 शिप्स और 78 एयरक्राफ्ट्स हैं। कोस्टल एरियाज की पेट्रोलिंग यानी निगरानी के साथ ही समुद्र प्रहरी, समुद्र पावक और समुद्र पहरेदार जैसे पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स प्रदूषण को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। ऑनबोर्ड मौजूद इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल पॉल्यूटेंट्स के रिकवरी, सेपरेशन और फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स कोस्ट लाइन में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करते हैं, ये हमें बताया कमांडेंट FA पठान जी ने, जो पोल्यूशन रिस्पांस टीम के समादेशक हैं और वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट में वाडीनार में पोस्टेड हैं। भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रक पोतों पर कई प्रकार के उपकरण होते हैं जो समुद्री प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषकों को समुद्र से निकालने, उनके वर्गीकरण तथा उनके प्रसार को रोकने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रदूषण नियंत्रक जलपोतों पर 2 लंबी मशीनी भुजाएं होती हैं जो समुद्री सतह पर फैले प्रदूषक तेल के परिरोधन तथा इसे समुद्र से निकालने में उपयोगी होते हैं। पोत पर मौजूद एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म विभिन्न प्रकार के तेलों की उनकी प्रकृति के अनुसार
कुशलता से एक्सट्रैक्शन करने में सक्षम हैं। इस तरह तेल को हम 300 टन प्रति घंटा तक की दर से निकाल सकते हैं। निकाले गए तेल के निपटान के लिए ऐसे जलपोतों पर इन्फ्लेटेबल बार्जेस भी होते हैं। इन प्रदूषण नियंत्रक जलपोतों से भारतीय तटरक्षक के हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट किया जा सकता है। इनकी सहायता से प्रदूषण नियंत्रण के लिए रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है तथा ऊंचाई से तेल प्रदूषण के फैलाव को सही माप सकते हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट की रिसर्च करते वक्त जब मैं इसके बारे में सभी से बात कर रही थी, सभी ऑफिसर से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान रही थी, तब ये एहसास हुआ कि हमारा यह बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड बल है, उनके काम, किस्से और कर्तव्य को सैकड़ों लोगों तक ले जाने का जिम्मा अगर आज मैंने उठाया है, तो ये भी जरूरी है कि आप जैसे युवाओं को इस समय जो हमें सुन रहे हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ना चाहते हैं, अपना हर काम देश के नाम करना चाहते हैं, वो आईसीजी कैसे ज्वाइन करें। तो आइए इसका जवाब डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट कमांडेंट रमन कुमार जी से जानते हैं। अधिकारी के चयन के लिए स्क्रीनिंग चरण से ही मानक ऊंचे रखे गए हैं। चयन प्रक्रिया सख्त है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को ही सेवा में शामिल किया जाए। एक अधिकारी के रूप में आवेदन करने के मानदंड में 12वीं से स्नातक तक विभिन्न उत्तीर्ण और विषय आवश्यकताओं के साथ CPL प्रविष्टि शामिल है, जिसका विवरण हमारी भर्ती वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। आयु भी 19 से 25 वर्ष के बीच भिन्न होती है, जिसमें OBC के लिए 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। अधिकारी की भर्ती कई चरणों में आयोजित की जाती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से शुरू होकर प्रारंभिक चयन बोर्ड और अंतिम चयन बोर्ड होता है, जो तटरक्षक चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधिकारियों को भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में प्रशिक्षित किया जाता है। डियर लिसनर्स, अगर आप 18 से 22 वर्ष के हैं और 10वीं पास हैं, तब भी आप आईसीजी का हिस्सा बन सकते हैं। सैन्य कर्मियों के लिए मानदंड नाविक DB के लिए 10वीं से नाविक GD के लिए 12वीं अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ शामिल है। यांत्रिक को डिप्लोमा के रूप में तकनीकी योग्यता होनी आवश्यक है। आपका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके बाद की पूरी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टॉकिंग टू अस। वयम रक्षामः के मोटो के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शोर की सुरक्षा करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड तत्पर हैं। आपकी और हमारी सुरक्षा में लगे आईसीजी के हीरोज अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी शिद्दत से देश की सेवा में लगे हैं। मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स आपके लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाती रहूंगी। बहुत सी सच्ची कहानियों के लिए सुनते रहें पॉडकास्ट रक्षा सूत्र हर रविवार सुबह 10 बजे। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।